और 10 to 15 था और 3 से 8 क्वेश्चन दिया था। सब ट्राई किया है? हाँ 3 कहाँ किया, सब किया। अच्छा, हम लोग चालू किए अल्टरनेटिंग करंट और उसका है ना, वो हाँ। किए हैं। अच्छा, मुझे करंट का वैल्यू बताना क्या था, अल्टरनेटिंग करंट का कुछ तो फंक्शन बनाया था आई का। हाँ सर एक मिनट, ये तुमसे मैं क्या पूछता हूँ बता यार, क्लास चालू होता है आपसे एक सिंपल सवाल पूछा, अल्टरनेटिंग का फंक्शन क्या है, हम लोग जो यूजुअली यूज करते हैं। हाँ सर वो ना, वो ई इंड्यूस्ड अपॉन आर ना, तो उसका फिर आई का एक फंक्शन अल्टरनेटिंग करंट का बोल रहा हूँ। क्या तुम भी परेशान कर रहा है, तुम म्यूट हो जाओ, इसी के लिए भाग ए प्रसन्ना। हाँ सर। क्या होता है फंक्शन अल्टरनेटिंग करंट का? आई नॉट sin ओमेगा टी और cos ओमेगा टी। इधर आई नॉट साइन ओमेगा टी और आई नॉट कॉस ओमेगा टी। ऑल्दो बहुत तरह के फंक्शन हो सकते हैं, बट हम लोग इसी को यूज करके सॉल्व करते हैं। अभी जो क्वेश्चन चैट में लिखा है ना, वो लास्ट में पूछना है ना जब डाउट्स होंगे, ठीक है? और हाँ बोल। हाँ सर। ओके। अच्छा प्रसन्ना, हाँ एक चीज सर। बता, क्या करंट का वैल्यू घड़ी घड़ी चेंज हो रहा है? हाँ बोल। अरे हाँ, हो रहा है नहीं हो रहा है करंट का जो वैल्यू है? तो मेरे को अभी एक काम करना, तू म्यूट हो जा, तेरा आवाज भयंकर तरीके से कट हो रहा है। लेट्स गाइस फाइंड आउट एवरेज वैल्यू ऑफ करंट और वोल्टेज। बात तो एक ही, एक निकालेंगे दूसरा आ जाएगा। एवरेज वैल्यू ऑफ करंट और वोल्टेज है ना, ये काम करने वाले हैं। ये अजिंक्य देशमुख, अजिंक्य, हाँ सर। कोई भी चीज का एवरेज कैसे निकालते हैं? कोई भी चीज का एवरेज उस दिन तो कराया था, याद है ईएमएफ में वो? हेलो। हाँ बोल। हाँ सर, क्या रिपीट करो या मेरे को आवाज नहीं आया आपका। मतलब एवरेज कोई भी चीज का कैसे निकालते हैं, मैं बोर्ड और लिख दिया स्क्रीन पे, अभी क्या बताऊं? सही लिखा हाँ क्या? सर। देखना, आई डी टी का इंटीग्रेशन हाँ सर डिवाइडेड बराबर। बाई डी टी, ऐसे ही करेंगे ना। हाँ जीरो टू टी, जीरो टी समझा क्यों? बिकॉज ये एक हाँ। साइकिल में चेंज हो रहा है ना? हम्म। तो ये dt का इंटीग्रेशन तो 1/t हो जाएगा हाँ अजिंक्य। सर। और आई dt में कैन आई पिक एनीथिंग, इधर साइन और कॉस। हाँ सर। अब बता इसका इंटीग्रेशन कितना होगा? 0 to t। लास्ट टाइम भी बताया था जब त्रिपाठी से बात करा था, फिर भी एक बार सॉल्व हाँ, कर लेते हैं, आई नॉट ओमेगा। है ना? ये आई नॉट नॉट बाई ओमेगा। टी बाहर ले लेते हैं, साइन ओमेगा टी का हाँ, क्या हो जाएगा? ओमेगा माइनस कॉस ओमेगा टी। माइनस कॉस ओमेगा टी बाय ओमेगा। माइनस कॉस ओमेगा टी बाय ओमेगा। बाई ओमेगा। लिमिट कहाँ से कहाँ? 0 to t, कैन आई पुट t as 2 पाई बाय ओमेगा? हाँ यस सर। कौन आए जा रहा है आज? हाँ, अब बड़ा इंटीग्रेशन कितना होगा? ये लास्ट टाइम बोला था आंसर बेटे जीरो ही आएगा, देख लेना। हाँ देखा, सर जीरो। ये माइनस बाहर आ जाएगा, ये ओमेगा टी कचरा बाहर रखो। हाँ अच्छा प्लीज पुट टी एस 2 पाई बाय ओमेगा, तो क्या कॉस 2 पाई हो जाएगा हाँ। माइनस कॉस 0 हो जाएगा। तो आंसर कितना आ गया? आई एवरेज का वैल्यू जीरो। 0। और ऐसा भी तुमको थोड़ा सा भी मैथ्स पता हो, ये भी सब देखो रे, साइन कॉस कुछ भी ले लो, डोंट यू थिंक एवरेज विल बी 0? यस। देख ना, जितना खाया पिया कुछ नहीं, देख ये जितना कमाया एरिया कि एग्जैक्टली उतना नेगेटिव हो जाएगा। सेम थिंग विद कॉस, कॉस में कोई तीर नहीं मारेगा, कॉस यहाँ से चालू करोगे तो यहाँ खत्म होगा। समझेगा स्वाधीन क्या? तो साइन कॉस हाँ का सर। एवरेज वैल्यू फुल साइकिल में कितना होता है? 0। आप म्यूट हो जाओ। लोगों को ये 0 वाला आंसर पसंद नहीं था, इसी के लिए लोग क्या करते हैं, ध्यान से सुनना, एज एन एक्सेप्शन, बिकॉज 0 आया, we calculate the average value of current over half of its time period. सुनाई दिया? half of its time period.
क्लियर हो गया बच्चे लोग? क्वेश्चन क्या है? फुल साइकिल में जीरो आता है, जीरो से कोई खराब नहीं है, बट लोगों को एक नॉन जीरो आंसर का एक्सपेक्टेशन था. सो एज एन एक्सेप्शन वी आर गोइंग टू कैलकुलेट द एवरेज वैल्यू ऑफ करंट ओवर हाफ ऑफ इट्स टाइम पीरियड. सेम थिंग विद वोल्टेज. तो अभी कैसे निकालेंगे आई एवरेज? प्लीज देखें. इट विल बी अगेन आई डी टी, बट लिमिट कहां से कहां? 0 टू t/2. अच्छा, t/2 लोगे तो डेफिनेटली आंसर कुछ ना कुछ तो आएगा, क्योंकि हाफ साइकिल में एवरेज जीरो नहीं होएगा. प्लीज देखें, ये हाफ साइकिल लेगो एक साइन का, क्या पूरा पूरा ये आएगा? क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा या पूरा पूरा नेगेटिव आएगा? ठीक है, अभी सॉल्व करते हैं. प्लीज देखें. अच्छा बच्चों, नीचे t/2 लिखूं. t/2 समझा कहां से? dt का इंटीग्रेशन t/2 हो जाए डायरेक्ट. इन प्लेस ऑफ i कैन आई पुट i0 sin ओमेगा t dt. अभी जो अजिंक्य से बात कर रहे थे एग्जैक्टली सेम स्टेप्स रहेंगे, थोड़ा सा डिफरेंस रहेगा. तो कितना बच गया रे? ये देखो 2i0/t. 2 कहां से? t/2 हो गया ना, ऊपर चला गया. इनटू sin ओमेगा t का क्या होगा रे? माइनस cos ओमेगा t बाई ओमेगा. 0 टू t/2. गाइस t/2 को क्या मैं पाई बाई ओमेगा लिखूं? बिकॉज आधा टाइम पीरियड का. ये देखो सब चिपड़ इंटीग्रेशन है, खुद ही करो. जो मैं कर लेता हूँ, देखो कितना आएगा. माइनस 2i0/ओमेगा t cos of, in place of t I'll put pi by omega. You get cos pi minus cos 0. ठीक है, अभी सिंप्लीफाई करते हैं. दिस इज माइनस 2i0. ये बच्चे लोग, क्या t को 2 पाई बाई ओमेगा लिखूं इंटू माइनस 2. माइनस 2 कहाँ से है? cos pi माइनस 2 माइनस 1. ये कटा, टिंग टांग करके देखो कितना मिला? 2i0/pi. सो मैं चाहता हूँ इसको आप याद रखो. अच्छा, सिमिलरली एक चीज बताओ, वोल्टेज का भी कितना होगा? अगर सेम फंक्शन लोगे तो 2v0/pi आ जाएगा. सबको समझा कि नहीं समझा? सो आई एवरेज विल बी 2i0/pi and v average will be 2v0/pi. अच्छा, जो बच्चा बोलेगा सर अगर मैं cos लिया तो, इतना ध्यान है, अगर cos लोगे तो लिमिट कहां से का डालना? डोंट पुट फ्रॉम 0 टू जीरो से t/2. सोचो क्यों जीरो आ जाएगा? तो क्या करना? यू पुट t/2 टू 3t/2. अरे सबको समझा कि नहीं समझा? ऐसा कुछ निकालो जहां पे नॉन जीरो वैल्यू आए. कौन आ रहा जा रहा है यार, परेशान करके रखते हैं. सबको समझा कि अगर ये cos लेते, क्या cos का इंटीग्रेशन साइन हो जाएगा, फिर 0 से पाई में तो 0 आ जाएगा. तो क्या करना cos के लिए? बात समझा? ग्राफ देखो cos का ग्राफ देखोगे तो मेरे हिसाब से ये वाला लो. कहां से? t/2 से 3t/2. देखना आंसर है. आगे से कैन यू रिमेंबर द एवरेज वैल्यू ऑफ वोल्टेज एंड करंट इज 2i0/pi और 2. एक्चुअली 0 होना चाहिए, बट अल्टरनेटिव में 0 लोगों को मजा नहीं आया, इसलिए लोगों ने क्या किया? हाफ साइकिल में लिया. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. ये सब जो आपको याद रखना है, सब छोटी छोटी बातें. नेक्स्ट इज कॉल्ड आरएमएस वैल्यू. हीट एंड थर्मो में मैंने आरएमएस पढ़ाया था आप लोगों को. तो मैं एक से बात करूं अभी. ये अथर्वा देशमुख, अथर्वा बात नहीं करेगा. ठीक है. आयुष खंडारे, आयुष. हेलो. हाँ आयुष, ये आरएमएस स्टैंड्स फॉर व्हाट? आरएमएस रूट मीन स्क्वायर. कैसे कैलकुलेट करोगे कोई भी चीज का आरएमएस वैल्यू? कोई भी चीज का कैसे निकालते हैं आयुष? जो ऑब्जर्वेशन है ना सर, हाँ उसका स्क्वायर करके उनका मतलब एवरेज निकालना है, फिर उसका रूट, स्क्वायर रूट. हाँ, अभी बताओ व्हाट विल बी आई आरएमएस? मतलब क्या? आरएमएस वैल्यू. अच्छा, सब क्यों कर रहे हैं समझा ना? डायरेक्ट करंट में करंट चेंज ही नहीं होता था, बट अभी क्या ना, घड़ी घड़ी करंट चेंज हो रहा है. तो आरएमएस वैल्यू कैसे निकालेगा? देखो,
आयुष सही लिखा कर, पहले स्क्वायर कर दो, है ना, उल्टा करते हैं, स्क्वायर तो आई स्क्वायर कर लिया। अभी मीन कैसे निकालेगा देख आयुष, इट विल बी आई स्क्वायर डी टी 0 to t बाई टी, हाँ कि ना, ये हो गया मीन सर का रूट। रूट। समझा क्या? आगे से सुन लो, तुम म्यूट हो जाओ। आगे से तुम्हारे एडवांस में ऐसा भी आ सकता है, कोई रैंडम फंक्शन देगा, देखना तुम्हारा बुकलेट में भी है, दे विल गिव अ रैंडम फंक्शन एंड दे विल आस्क यू कैन यू फाइंड द आरएमएस वैल्यू। इट इज वेरी सिंपल, स्क्वायर इट, फाइंड द मीन। जैसा आयुष ने बोला, अगर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस होते हैं तो मैं बनिया ऐसे जोड़ देता ना, 1 + 2 + 3 + 4 + 5/5, बट डू यू अंडरस्टैंड इन दिस केस द फंक्शन इज कंटिन्यूअसली चेंजिंग विद टाइम, सो आई के बदले में कैन आई पुट आई नॉट साइन कॉस, जो लेना ले लो रे, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा अभी टी क्यों लिखा रहे, साइन स्क्वायर का एवरेज वैल्यू 0 नहीं होगा, तो काम करो बच्चे लोग, ये कचरे को सॉल्व करने से अच्छा पहले आई स्क्वायर डी टी का इंटीग्रेशन कर लो। सही बात कर रहा हूँ, पहले आई स्क्वायर डी टी का इंटीग्रेशन कर लेते हैं, फिर डाल देंगे इधर, है ना। आई स्क्वायर का क्या होगा, आई नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी। मैंने आपको साइन कॉस का एवरेज वैल्यू बताया था, हाफ होता है, जिसको नहीं पता प्लीज देख लो कैसे, 0 से t। इसको सॉल्व कैसे करोगे, डायरेक्टली नहीं होगा। कैन आई मेक इट 1 - cos 2 थीटा बाई 2। वो बच्चे लोग साइन स्क्वायर थीटा को क्या मैं 1 - cos 2 थीटा बाई 2 लिखूं। अब देखो इंटीग्रेशन करेंगे, मैं कर रहा हूँ, आप खाली सिट बैक रिलैक्स। तो आई नॉट स्क्वायर बाई 2 आ जाएगा बाहर, बराबर। पहला इंटीग्रेशन हो जाएगा डी टी 0 to t माइनस cos 2 ओमेगा टी डी टी 0 to t। बच्चे लोग क्या इसका इंटीग्रेशन को मैं डायरेक्टली 0 कर दूं, समझा कि नहीं समझा बताओ, क्यों 0 हो जाएगा। एक से बताया cos का जो भी आएगा, क्या अंदर साइन का टर्म बचेगा नहीं बचेगा, इसका इंटीग्रेशन पता ना क्या आएगा, साइन 2 ओमेगा टी बाई 2 ओमेगा, 2 ओमेगा हटा, जब लिमिट डालोगे t को 2 पाई बाई ओमेगा, सबको समझा, ये आगे से रूल बना लो, साइन कॉस का एवरेज वैल्यू फुल साइकिल में हमेशा 0 होता है। तो क्या इधर से सिर्फ इतना बचा, कितना बचा रहे, आई नॉट स्क्वायर बाई 2 इंटू टी, मिल गया। अब यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, तो व्हाट इज आई आर एम एस, आई आर एम एस का वैल्यू था आई स्क्वायर डी टी 0 to t बाई टी का रूट। तो इन प्लेस ऑफ आई स्क्वायर, ये आपको कंठस्थ, व्हाट इज आई आर एम एस बच्चे लोग, आई आर एम एस इज आई नॉट बाई रूट 2। अच्छा सिमिलरली वी आर एम एस कितना होगा, वी नॉट बाई रूट। ओके अब सुनो, कोई बच्चा बोलेगा सर ये साइन के बदले में अगर मैं कॉस लेता, आई थिंक देखो बच्चे लोग सब कुछ सेम होता है, देखो इधर क्या, इधर कॉस स्क्वायर आता, खाली इधर माइनस में क्या आता है, प्लस आता है, पता कॉस स्क्वायर थीटा इज 1 + cos 2 थीटा, तो सब कुछ सेम होता, खाली ये साइन होता प्लस। अब ये प्लस माइनस कुछ भी होता, मरने वाला है, सबको समझा कि नहीं समझा। सो द चॉइस ऑफ फंक्शन, हाँ अगर कोई बोलेगा मैं साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 3 लूंगा, फिर फर्क पड़ जाएगा, क्यों बताओ, a प्लस बी का होल स्क्वायर में एक टर्म बचेगा ना, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। सो सुनाई दे आरएमएस कैसे करेंगे, स्क्वायर मीन रूट। अब एक छोटा सा क्वेश्चन दे रहा हूं, सब लोग मुझे सॉल्व करके बताओ आंसर क्या होगा, इससे आपको एक ट्रिक सिखाऊंगा। क्वेश्चन सुन लो, कंसिडर current या consider an alternating current I is equal to I naught sin omega t flowing through a resistor of resistance R. Okay, find the total heat produced from time t equal to 0 to t equal to t.
इज द क्वेश्चन क्लियर? तो करना है कैसे सॉल्व करोगे? T इक्वल टू 0 से T इक्वल टू T के बीच में कितना हीट प्रोड्यूस हो वो आपको निकालना है। हाँ ना, बिल्कुल करेक्ट है। ये कबीर, कबीर ईशान, हाँ सर। कितना आंसर बचा सर आई नॉट स्क्वायर RT/2। है ना? कैसे किया था बता दे सबको। क्या सर heat- वो ऊपर से मतलब इंटीग्रल I² RDT होगा और ऊपर से हमने उसमें भी वो रूट ऑफ इंटीग्रल I²RDT/T इज इक्वल टू I0/√2 किया, तो दोनों साइड स्क्वायर करके उसका वैल्यू निकाल। ये I²R/dt होता ना, लास्ट टाइम R नहीं था ईशान, R नहीं था क्योंकि खाली एवरेज था। तो ये कितना होगा I0² sin² ओमेगा t dt, हाँ कि ना, 0 to t बराबर। हाँ हाँ सर। बोल रहे ईशान, है ना? तो ये I बाहर आ जाएगा, I0² बाहर आ जाएगा, या फिर से वही ड्रामा कितना sin² ओमेगा t dt। क्या इसका इंटीग्रेशन t/2 होगा ईशान, हाँ कि ना? इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा t/2। कैसे t/2? अभी तो बताया थे 1 माइनस कॉस 2 लिखोगे t/2, करेक्ट? हाँ सर। ईशान बस एक ही चीज पूछ रहा हूँ, अगर ये डायरेक्ट करंट होता क्या आंसर होता? had the current be direct? सर इसका डबल होता। So had the current be direct, that is I equal to I0, क्या ये कांस्टेंट हो जाता बच्चा, है ना? तो हीट कितना होता? हीट हो जाता डायरेक्टली I², that is I0² R into बुढ़ा T, हाँ कि ना? हाँ सर। इसी को थोड़ा स्टाइल से देख ईशान, में क्या लिख रहा हूँ, कैन आई कॉल इट I0/√2 का होल स्क्वायर इंटू RT? हाँ सर। Is it I² RMS into RT? हाँ इससे क्या समझा? आप म्यूट हो जाओ। इसी एनालॉजी से, अच्छा मैं क्या कर रहा हूँ सब लोग समझो, मैं इंटीग्रेशन करके आया सम कांस्टेंट, मतलब समथिंग आंसर आया, उसको मैं जानबूझ के I² RT के टर्म्स में लिखने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आप कंपेयर करोगे तो इससे आपको समझेगा आरएमएस का कितना बड़ा सिग्निफिकेंस है। सो बाय कंपेयरिंग, क्या I इज बेसिकली IRMS, है ना? ये जो डायरेक्ट करंट में करंट होता है, अल्टरनेटिंग में RMS के बराबर होता है। सबको समझा मैंने कैसे दिमाग लगाया? अगर करंट कांस्टेंट होता कि I² RDT होता, है ना? मैं इसको I लिख लेता हूँ, खाली I लिख लेते हैं। तो मैं क्या लिखा, हार्ड तो करंट भी कांस्टेंट, दैट इज I, तो क्या आंसर होता I² R इंटू T। आज कितना है रे? आज जो भी हमारा इंटीग्रेशन से आया उसको मैं स्टाइल से कहने से I² RMS, दैट इज I RMS का स्क्वायर इंटू RT। तब आगे से एक रूल है, सब ध्यान से सुनना। क्या रूल है? इफ नथिंग इज स्पेसिफाइड, सुनो क्या लिखा, इफ नथिंग इज स्पेसिफाइड then the value of current or voltage is taken as the RMS value for an alternating source.
जिसको नहीं समझा, लेट मी क्लैरिफाई फर्दर। अगर आपको एक क्वेश्चन दिया है, ऐसा क्या क्वेश्चन दिया है देखो, अगर आपको ऐसा क्वेश्चन दिया है कि गिवन an alternating, ऐसा ना एग्जांपल दे रहा हूं, an alternating source of voltage 220 volts है ना, और आगे ब्ला 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 जो भी लिखा है, इसका मतलब ये कौन सा वैल्यू है रे, ये 220, V नॉट नहीं, इसका मतलब V RMS का वैल्यू कितना दिया है, 220। यू नो V RMS इज V नॉट बाई रूट टू, इसको रट्टा मारना है, अगली बार पूछूंगा, तो इट विल बी V नॉट, इट विल बी रूट टू इंटू V RMS। सबको सुनाई दे मैं क्या बोला, ये कोड है, क्या कोड है। अगर आपको कुछ भी डेटा नहीं दे, ऐसा लिखा है कि बच्चे लोग एक अल्टरनेटिंग सोर्स है जिसका वोल्टेज है 220 वोल्ट, तो कोई बच्चा बोलेगा सर अल्टरनेटिव में घड़ी घड़ी वोल्टेज चेंज होता है, फिर ये क्या चीज है, तो हमने आपस में एक सेटिंग बनाया, ये सोसाइटी का नियम है, इफ नथिंग इज स्पेसिफाइड विल टेक दैट वैल्यू एज आरएमएस। अच्छा, अगर ऐसा लिखा है अन अल्टरनेटिंग सोर्स ऑफ पीक वैल्यू 220, फिर दिमाग मत लगाना, आपने बोला था अगर पीक बोल दिया तो वी नॉट हो जाएगा। सबको समझा कि नहीं समझा, ये वी नॉट का क्या नाम है रे, पीक वैल्यू। अगर आपको बोल दिया कि पीक वैल्यू 220 है, तो 220 लेने का, अगर बोल दिया कि आरएमएस 220 है तो आरएमएस लो, कुछ नहीं लिखा है फिर भी क्या लेने का, आरएमएस। इससे आपको समझेगा जो घर का सप्लाई होता है, देखना तो वोल्टेज लिखा होता है 220 वोल्ट लिखा होता है, देखना घर में 220 230 लिखा होता है, आरएमएस का पता है कौन सा वैल्यू होता है, आरएमएस होता है। मतलब घर में जो बिजली आती है उसका जो पीक वैल्यू है, मल्टीप्लाई 220 इंटू रूट टू विल कम क्लोज टू 311 312। तो समझो मैं क्या बोल रहा हूँ, एसी में अगर लिखा होगा 500, इसका मतलब उसको जो पीक वैल्यू है वो 500 से ज्यादा है, बिकॉज रूट टू इज 1.4। सबको समझा। पर ये कोई बच्चा सवाल पूछेगा, ये जो बॉक्स में लिखा मैं, इफ नथिंग इज स्पेसिफाइड देन व्हाई डू यू टेक द आरएमएस एज द मतलब वैल्यू ऑफ रीडिंग ऑफ द एसी सोर्स, उसका आंसर है ये, कि हमने जो इंटीग्रेशन करके सीखा कि तुम्हारा अल्टरनेटिंग में जो आरएमएस है डायरेक्ट में आई होता है। इसी के लोग बोले अगर कुछ नहीं लिखा है हम किसको रेस्पेक्ट देंगे बच्चे लोग, आरएमएस को रेस्पेक्ट देंगे। सबको इतना समझ में आ गया, ठीक है। अब एक छोटा सा मैं दिमाग वाला क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, शिवम। हाँ सर। एक छोटा सा सवाल, ये तो समझ में आ रहा है, अल्टरनेटिव में घड़ी घड़ी डायरेक्शन चेंज हो रहा है। मेरा क्वेश्चन है, ये तो एक पार्ट हो गया, ये तुम्हारा डिटेल में नहीं है, खाली थोड़ा सा आइडिया देकर छोड़ दो। डिवाइसेस टू मेजर एन अल्टरनेटिंग करंट। शिवम कैसे नापेंगे अल्टरनेटिव करंट को, ये सादा एमीटर वोल्ट मीटर काम करेगा क्या, पूछ रहा हूँ। नहीं मतलब वो तो चेंज ही होता रहेगा, वो तो चेंज होता रहेगा क्योंकि वो तो करंट नाचता रहेगा और आधा टाइम तो काम ही नहीं करेगा, क्यों, बराबर ना, वो तो करंट का डायरेक्शन करने के लिए टाइम लगता है। हाँ, तो मेरा क्वेश्चन है, will the ordinary galvanometer or ammeter, will the ordinary ammeter used in DC work for alternating current, क्या बोलेगा, नो। इसका आंसर सोचना, बिल्कुल नो आएगा। अगर यूज कर ले तो कितना आएगा रीडिंग, एवरेज जीरो आएगा। क्यों जीरो आएगा पता है, फुल साइकिल में तो जीरो आ गया। तो क्या करेंगे बताओ, ये मेरा सवाल है। कैसे हम लोग, अगर तुमको मैं इसलिए आइडिया पूछ रहा हूँ कि क्या करेंगे कि वो मिल सके। अच्छा, किसको आइडिया आ रहा है, एक तुम्हारा बुकलेट में छोटा सा टेबल दिया है, मैं बता दे रहा हूँ, सुन। अच्छा हाँ पाटिल बोल। सर वो डीसी का करंट निकाल के फिर वो आईआरएमएस को इक्वेट कर देंगे। अरे मेरा वो तो एक इंस्टेंट, वो तो एवरेज हो गया, मैं एक इंस्टेंट का पूछूंगा, नहीं काम करेगा ना बच्चा। तू तो कैलकुलेशन बोल रहा, मैं बोलता हूँ नापना। मैं एक चीज बताऊं, जो एमीटर में रीडिंग आता है उसमें तुम कॉपी पेन लेके बैठता है कि देख के रीडिंग बोलेगा, देख के रीडिंग। बस तो हमको ऐसा कुछ डिवाइस बताओ ना, समझा मैं क्या बोल रहा हूँ। तो मैं एक बता दे रहा हूँ कैसा होता है।
मेरे हिसाब से बिल्कुल एक चीज को हम लोग कैश इन कर सकते हैं, कुछ कौन सा, हीट को लोग पकड़ते हैं। सोचो क्यों, एक बंदे ने बोला सर हीट इतना नालायक है, ये रेजिस्टेंस में करंट चाहे आगे जाए या पीछे आए, क्या हीट तो हमेशा आई स्क्वायर आर इंटू डी टी होगा, हाँ कि ना? बिल्कुल समझा उन्होंने क्या बोला कि यहाँ पे पंगा क्या हाँ हो रहा है, सर। करंट का देखो मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है, दैट इज नॉट अ हेडेक फॉर अस। व्हाई? अरे मैग्नीट्यूड चेंज होगा तो अपना डिवाइस है ना, वो नाचता रहेगा जीरो से, मान लो अभी 12 है, कभी 13 है, कभी 15 है, कभी 20 है, वो इशू नहीं है। व्हाट मेक्स इट डेंजरस, डायरेक्शन भी चेंज होता है, तो मेरा डिवाइस तो एक ही टाइम में काम करेगा ना, हाफ साइकिल जिस साइकिल काम ही नहीं करेगा, हाँ कि ना? बिल्कुल। हाँ सर। लेकिन लोगों ने क्या दिमाग लगा कि ऐसा कुछ चीज हम लोग पकड़ते हैं जो कंटिन्यूअसली चेंज हो। तो लोगों ने बोला ये जो डीसी मीटर है ना, इसका जो डिवाइस का नाम है, तो म्यूट हो जाओ, इसका नाम है मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। आई होप ऑल ऑफ यू रिमेंबर द वर्किंग ऑफ ए टिपिकल गैल्वेनोमीटर। बताया था उसके अंदर कॉइल रहता है, आपने जैसे स्विच ऑन किया करंट पास करेगा, अभी तो बड़े हो चुके हो, क्या टॉर्क का वैल्यू होता है म्यू क्रॉस बी, सो बिकॉज ऑफ दैट द कॉइल विल गेट ट्विस्टेड, सो इज द पॉइंटर। फिर जैसे स्विच ऑफ करोगे टॉर्क जीरो हो जाएगा, और एक स्प्रिंग लगा रहता है, स्प्रिंग क्या करेगा, वापस ले आएगा। बहुत ही आसान है। यहाँ पे ऐसा ड्रामा चलेगा नहीं, बिकॉज करंट का मैग्नीट्यूड चलो वो भी मैनेज हो जाएगा, डायरेक्शन चेंज हो रहा है। ये जो डिवाइस का नाम है, इस डिवाइस का नाम है हॉट वायर। मतलब इसमें कौन सा इफेक्ट करते हैं, इसमें हम लोग यूज करते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। अच्छा ये क्यों ट्रस्टवर्दी समझा क्या इस केस के लिए, बिकॉज ये हमको पता है कि भैया ये चाहे करंट आगे जाए पीछे जाए, हीट तो हमेशा है ना, वर्किंग प्रिंसिपल। ये डीसी मीटर का हम लोग किस में काम करते हैं रे, वी वर्क ऑन मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, याद है? और इसमें कौन सा हम यूज करते हैं, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। ये क्या रीडिंग देता है रे, ऑब्वियसली एवरेज वैल्यू। लेकिन ये बंदा उसका क्या रीडिंग देगा, ये देगा आरएमएस वैल्यू। सबको समझा आरएमएस क्यों, हीटिंग इफेक्ट करते आई स्क्वायर आ जाएगा, तो कौन सा वैल्यू, आरएमएस वैल्यू। इसमें जो डिफ्लेक्शन आता है, हम लोग जो कैलिब्रेशन करते हैं, दिस डिफ्लेक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। यहां पे जो डिफ्लेक्शन आता है, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हीट, एंड हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर आरएमएस। तो इसका जो स्केलिंग होता है ना, सो इधर अगर मैं लिखूं थीटा, थीटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, तो इसका स्केलिंग होता है लीनियर। लीनियर मतलब समझे, जैसे 1 और 2 में 10 डिवीजन है, 2 और 3 में भी 10 होगा, बट यहाँ पे जो थीटा है इट इज प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर, तो इसका जो स्केलिंग होता है नॉन लीनियर। अच्छा डीसी मीटर में, डीसी मीटर जो है वो खाली डीसी में काम करेगा, एसी में काम नहीं करेगा, है ना, वर्किंग। It will only work for DC। और जब इसका है it will work for both AC and DC। अरे हाँ कि ना, अगर आप डायरेक्ट करंट में भी ये वाला कॉन्सेप्ट यूज करोगे, क्या बच्चे लोग, डायरेक्ट करंट में भी हीट तो फ्लो करेगा। हाँ तुम डायरेक्ट करंट में तुमको लोग क्रिटिसाइज कर सकते हैं, इतना अजीब तरह से क्यों बनाया तुमने डिवाइस, डायरेक्टली तो कर सकता था, वो अलग बात है, बट काम करेगा नहीं करेगा, करेगा। लेकिन तुम्हारा जो डीसी वाला डिवाइस है, ये तो एसी में काम नहीं करेगा। लगाओगे तो एवरेज वैल्यू कितना आ जाएगा, 0। सबको समझा मैंने क्या किया, दिस वाज जस्ट वन क्वेश्चन। हाँ मल्टीमीटर, मल्टीमीटर ठीक है।
आगे बढ़े, सुनाई दिया डिफरेंसेस क्या है. सो द डिवाइस नेम इज कॉल्ड मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर. इन दैट इट इज कॉल्ड हॉट वायर. This is based on the principle of magnetic effect of current. This is based on the principle of heating effect of current. It reads the average value, it reads the RMS value. Deflection is linear, deflection non-linear. It will work only for DC, it will work for both AC and DC. Now, अभी हम लोग काम की बात करते हैं. अभी हम लोग क्या करें बच्चे लोग, सुन लो. अभी हम लोग एक एक सर्किट कंपोनेंट उठाएंगे. अभी तक हमने 3 सर्किट कंपोनेंट सीखे. वन इज रेजिस्टर, वन इज कैपेसिटर एंड वन इज इंडक्टर. अभी हम क्या करेंगे, पहले एक एक करके पढ़ेंगे. अच्छा, हैव यू एवर सीन हाउ ए रेजिस्टर बिहेव्स इन एन अल्टरनेटिंग सोर्स? नो. सो विल डू दैट. हैव यू एवर एक्सप्लोर्ड हाउ ए कैपेसिटर बिहेव्स इन एन अल्टरनेटिंग सोर्स? नो. वो भी हम निकालेंगे. हाउ एन इंडक्टर बिहेव्स. तो पहले तीनों का बिहेवियर निकालते हैं अलग अलग स्टडी करके. जब ध्यान से सुनना, बहुत ही आसान है. इतना समझ जाओगे अल्टरनेटिव करंट फट से खत्म हो जाएगा. उसके बाद विल गो फॉर कॉम्बिनेशन. याद है हम लोग आरसी सर्किट किए हैं, एलआर सर्किट किए हैं, तो इधर भी आएगा बट उससे अलग आएगा बिकॉज वो डायरेक्ट करंट था, ये अल्टरनेटिव है. सबको सुनाई दे, काफी इंटरेस्टिंग है. एक एक करके करते हैं. सो फर्स्ट क्या करेंगे, बिहेवियर ऑफ a resistor in AC, है ना. सुनाई दिया, पहले एक एक करके उसका समझते हैं, उसके बाद हम लोग कॉम्बिनेशन करेंगे. सो प्लीज देखें. सो लेट्स से ए रेजिस्टर इज कनेक्टेड टू एन अल्टरनेटिंग सोर्स, है ना. दिस सोर्स कैन बी अ वोल्टेज सोर्स, दिस सोर्स कैन बी करंट सोर्स. सबसे आसान ये है. सो क्या लिखा है, ए रेजिस्टर इज कनेक्टेड to an alternating source. ओके, सब ध्यान सुनना, बड़ा ही आसान है. लेट्स से करंट यहाँ पे आई जा रहा है कोई भी इंस्टेंट में. क्या आई घड़ी घड़ी चेंज होगा? हाँ. अमितेश, हाँ सर. अगर V को मैं लिखूं, है ना, पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस ए रेजिस्टर, कुछ फॉर्मूला पता है क्या V का इन टर्म्स ऑफ I एंड R? V is IR. वेरी गुड, IR. तो देख कितना सिंपल हो गया. अगर तेरा करंट का वैल्यू sin ओमेगा t होगा, क्या वोल्टेज भी sin ओमेगा t हो जाएगा? हाँ कि ना. देख, इफ I का वैल्यू इज I नॉट sin ओमेगा t, तो व्हाट विल बी वोल्टेज बच्चा? V sin omega t. है ना, दैट इज I नॉट R इनटू sin ओमेगा t. इसको V नॉट लिख दूं? हाँ. ओके, आप म्यूट हो जाओ. सब समझा, कुछ है ही नहीं इसमें, टाइम पास है. इसका मतलब क्या समझ रहे, अगर मैं फेज डिफरेंस का लैंग्वेज यूज करूं, किसका फेज डिफरेंस का, इसको 2 इसको 3 करते हैं. याद हम एसएचएम में काम किए थे फेज डिफरेंस का. व्हाट इज द फेज डिफरेंस बिटवीन वोल्टेज एंड करंट? आई थिंक 0. अरे काई का फेज डिफरेंस, दोनों ही साइन का फंक्शन है. कोई मैं कॉस लूंगा तो अबे ले, अगर ये I नॉट कॉस ओमेगा टी होगा, ये भी V नॉट. बेसिकली क्या हो रहा है, जब ये 0 ये भी 0, जब ये मैक्सिमम ये भी मैक्सिमम. So guys, can I say the phase difference between voltage and current is 0 for a register. तो ये सब लफड़ा डायरेक्ट करंट में कोई था ही नहीं. क्यों? लोग डायरेक्ट में सर काय क्या फेज, दोनों ही कांस्टेंट है, ये 3 तो वो कुछ तो होगा. मैं नहीं बताऊंगा वैल्यू सेम होगा. हमसे ऐसे ही होता है, डायरेक्ट में कुछ डिफरेंस नहीं है बिकॉज एक ही वैल्यू रहता है. बट अल्टरनेटिव में क्या इंटरेस्टिंग है, ये आई का कोई आता पता नहीं. इट कैन चेंज बिटवीन माइनस I नॉट टू I नॉट, कुछ भी हो सकता है. बट मैंने क्या बोला, आई का जो पैटर्न होगा, क्या V का वही पैटर्न होगा, बिकॉज अमितेश ने वही मैं बोल रहा हूँ. सिंपल सा कॉन्सेप्ट है. V इज IR, साथ जाएंगे साथ बनेंगे. इसका अगर मैं ग्राफ ड्रॉ करूं, अगर मैं I का फंक्शन लिया, क्या V का भी सिमिलर हो जाएगा? सब समझा कि नहीं समझा? इसको मैं लिख दिया V नॉट, इसको लिख दिया I नॉट. सबको समझा? अच्छा, इन दिस केस आई एम अज्यूमिंग R इज ग्रेटर देन 1. अभी तभी तो ऊपर हो जाएगा ना. देखो ना, इधर सिंपल है. अगर R छोटा नीचे आएगा, मैं वो नहीं बोल रहा हूँ. आई एम सेइंग
क्या दोनों इन फेज है? इन फेज मतलब फेज डिफरेंस कितना है, इसको इन फेज भी बोलते हैं, इन फेज। इन फेज मतलब फेज डिफरेंस 0, आउट ऑफ फेज मतलब फेज डिफरेंस पाई। क्या दोनों साथ में मैक्सिमम? दोनों साथ में 0, दोनों साथ में मिनिमम, दोनों साथ में 0, दोनों साथ में 0। समझ में आ गया क्या? आगे बढ़े। तो जिसको लग रहा है सर ये तो सेम सेम आएगा, बिल्कुल सेम सेम नहीं आएगा। सेकंड, कैपेसिटर in an alternating current circuit। आप ध्यान से देखिए, ठीक है, फिर से वही ड्रामा। कंसीडर a capacitor connected to an alternating source। बच्चे लोग यहाँ पे एक ही काम करेंगे, इधर विल अज्यूम सम वोल्टेज का फंक्शन और करंट का रिलेशन निकालेंगे, और आई अज्यूम करंट का फंक्शन एंड वोल्टेज का रिलेशन निकालूंगा। यहाँ पे कौन सा ज्यादा कन्वीनियंट होगा, वोल्टेज से करंट निकालना कि करंट से वोल्टेज निकालना? अगर ये मैं पूछूं ये कौन से, तो दोनों में आंसर सेम आएगा। तो क्षितिज, क्षितिज अच्छा, खलक शाह बोलो, खलक यस सर। कौन सा आसान पड़ेगा बच्चा, वोल्टेज से करंट की करंट से वोल्टेज? वोल्टेज से करंट की करंट से वोल्टेज। अरे इसमें समझ नहीं आ रहा है क्या? वोल्टेज कोई एक फंक्शन लेंगे और दूसरा उसका निकालेंगे हाँ। रिलेशन। हाँ, तुम एक काम करना खलक, कैपेसिटर में कोई रिलेशन पता है? हाँ इसमें अरे सी का डेफिनेशन पता है क्या खलक? जैसे हाँ, V। C इज इक्वल टू क्यू बाई वी। अच्छा अब वोल्टेज से करंट निकालते हैं। हाँ, क्यों सोच, क्योंकि हाँ तेरा इजी पड़े, मतलब डिफरेंशिएशन एनी, हाँ डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा तो इजी पड़ेगा। डिफरेंशिएशन एनी डे सिंपल है कंपेयर टू इंटीग्रेशन, कुछ भी कर सकते हो, है ना। एक काम करते हैं, लेट्स से, तो साथ साथ बोल, लेट्स से v का वैल्यू हम लोग v0 साइन ओमेगा टी। है ना, साइन ओमेगा ले लेते हैं। हाँ तो बताओ चार्ज कितना होगा, cv, तो कितना हो गया cv0 साइन ओमेगा टी। हाँ हाउ फिर dq by dt। है ना, करंट विल बी dq by dt। हम्म, तो क्या होगा बता, cv0 तो बाहर आ जाएगा, और d वो by dt cos ओमेगा टी ओमेगा मतलब इनटू ओमेगा। है ना, cv0 cos ओमेगा t into ओमेगा। फेज डिफरेंस आया कि नहीं आया? बिल्कुल आया। आया। कौन लीड करता है साइन और कॉस में? पाई बाय 2 से कॉस लीड करता। डॉट कहते हैं। तो आप समझा? अच्छा, कोई बच्चा अगर बोलेगा खलक ऐसा कि सर अगर मैं कॉस लेता तो माइनस साइन आ जाता। रिलेशन वही रहेगा, है ना, वही रहेगा। अच्छा वही हाँ, रहेगा। पाई बाय 2 से माइनस साइन लीड करता। सब देखो, ये साइन है, ये कॉस होता है, और कॉस का और बाप होता है माइनस साइन, हाँ कि ना। इसके आगे। इसके लिए हाँ द चॉइस ऑफ फंक्शन इज नॉट गोइंग टू अफेक्ट द रिलेशन। समझा क्या? अभी खलक तुम म्यूट हो जाओ। हाँ सर। तो मैंने क्या लिखा देखो, रजिस्टर जैसे नहीं आया, यहाँ पे क्या आया, द फेज डिफरेंस बिटवीन voltage and current unlike resistor is pi by 2, and who leads what? I'll say current leads voltage by how much? By pi by 2। अब इतना ही आता है, सबको समझा कैसे किया? बहुत ही आसान है। तो जो खलक से डिस्कशन चला क्यू CV, तो हमने खुद दिमाग लगा, अच्छा V लूंगा तो चार्ज निकालना कन्वीनियंट होगा, और चार्ज को डिफरेंशिएट करूंगा तो करंट निकालना, उससे भी कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। अभी देखो, इससे मैं एक स्टाइल से मैं लिख रहा हूँ, सब ध्यान से देखो। ये 2-3 चीजें आपको फोकस से सुनना है, बाकी बहुत ही आसान है।
क्या मेरा इक्वेशन नंबर 3 यही मिला था बच्चे लोग? हाँ बोलो। इसी को अभी देखो मैं थोड़ा स्टाइल से लिख रहा हूँ। कैसे? मेरा मन किया ऐसा लिख सकता हूँ क्या? आयुष भंडारे, हाँ सर। ऐसा लिख सकता हूँ बराबर ना? अब ये v नॉट cos ओमेगा t को मैं v लिख दूं ऐसे ही, सम वैल्यू ऑफ वोल्टेज एट दैट इंस्टेंट। ये देखो आयुष, इज इट फॉलिंग अंडर द फॉर्मेट ऑफ v बाय समथिंग? इज इट फॉलिंग अंडर द फॉर्मेट ऑफ v बाय समथिंग? अरे हाँ कि ना? हाँ सर। है ना? तो ये जो xc है इसको क्या डिनोट करता है हम लोग ने इसी में? xc। xc का मतलब एक स्पेशल नाम है, पढ़ो क्या लिखा है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस। इट्स अ न्यू टर्म, डोंट पैनिक। कैपेसिटिव रिएक्टेंस, इसका वैल्यू कितना हो गया? 1 बाई ओमेगा सी। तुम बहुत कुछ पूछ सकते हो, सर आपने ऐसा क्यों किया, क्या किया, मैं सब बता दूंगा, बट मैंने आपको एक चीज बोल रहा हूँ, इससे क्या फायदा होगा वो छोड़ो। ये जो टर्म था इसको मैं जानबूझ के ऐसा लिखा, समथिंग बाई समथिंग। आयुष यहां तक समझा? मैं लिखा v बाई r। कुछ समझ में आ रहा है क्या? इज इट सिमिलर टू द इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट करंट I इज इक्वल टू v बाई r? ठीक है, आप सब लोग समझ रहे? ये xc का क्या फिजिकल सिग्निफिकेंस है मैं सब बता दूंगा। मुझे था क्रॉस मल्टीप्लाई करना, क्या मिला रहा है? I का वैल्यू इज v बाई xc। तो व्हाट इज v? क्या v को मैं I इंटू xc लिख सकता हूँ? हाँ, ये सुनो, ये खाली डायरेक्ट करंट के लिए, सॉरी अल्टरनेटिंग के लिए ट्रिक फायदा है। क्या फायदा है? आयुष तुम म्यूट हो जाओ। अल्टरनेटिंग में ये फायदा है, डू यू अंडरस्टैंड? v इक्वल टू IR वाज अलाउड ओनली फॉर रेजिस्टर, बराबर? कैपेसिटर को आप जैसे खलक ने बोला v इक्वल IR नहीं बोला, उसने बोला q इक्वल टू CV, बट हमने अल्टरनेटिंग में थोड़ा दिमाग लगा के एक नया स्टाइल से लिख रहे हैं। क्या मैं लिख सकता हूँ? देखो क्या किया, जैसे ही इसको लिखा ना तो दिमाग में आइडिया, अबे इसको v बाय r लिख सकता हूँ, तो जो भी कचरा नीचे हो गया उसको मैं बोल दिया r, तो क्या I का वैल्यू v बाय r हो गया। लेकिन इसको मैं r से क्यों डिनोट नहीं किया, ताकि लोग कंफ्यूज ना हो जाए, अरे वो सर वो रेजिस्टेंस है क्या है, तो इसी के लिए देखो क्या नाम पड़ गया। कहने से दिस इज, ये xc को शॉर्ट में ऐसा बोल सकता हूँ कि xc को अगर मैं मुझे पूछोगे, कैन आई से दिस इज द इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ ए कैपेसिटर। क्या लिखा? इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ ए कैपेसिटर इन AC। इसी के लिए इसका क्या नाम पड़ गया? कैपेसिटिव रेजिस्टेंस नहीं, मैंने क्या यूज किया? रिएक्टेंस। सबको सुनाई दिया? xc का वैल्यू 1 बाई ओमेगा सी, और कैन आई कॉल इट 2 पाई fc। इसका क्या फायदा होगा ये देखो आगे से। व्हाट इज वोल्टेज अक्रॉस ए कैपेसिटर? बिंदास IR लिख दो, R के बदले में क्या लिख देना? xc। R के बदले क्या लिख देंगे? xc। क्या रजिस्टर को भी लिख सकते हैं v इक्वल IR? हाँ, वो तो बचपन से अलाउड है। सबको सुनाई दे इसका क्या फायदा है? अभी धीरे धीरे जो क्वेश्चन करें आपको समझेगा। इट्स जस्ट स्टाइल ऑफ राइटिंग। ठीक है, अब आ जाओ द थर्ड पार्ट। कौन सा है? इंडक्टर इन an alternating circuit। अच्छा, तीनों को अलग अलग पढ़ लेते हैं फिर जोड़ देंगे तमीज से। फिर से वही लिखा है कि कंसीडर an inductor connected to one alternating source। ठीक है, अच्छा यहाँ पे कौन सा करंट लेके कौन सा आएगा? आई थिंक मेरे सामने करंट लेके वोल्टेज निकालना कन्वीनियंट है। क्यों? सो याद है क्या? EL का वैल्यू होता है -L di/dt।
अगर मैं VL बोलूंगा, VL इज व्हाट? पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द इंडक्टर। I'll just write VL is L di by dt है ना, हम लोग पोटेंशियल ड्रॉप बोलते हैं। कितना लिखेंगे VL का वैल्यू? अरे माइनस का मतलब याद है ना, आज माइनस को मैं क्यों बोला, ये माइनस आज पागल करेगा। क्यों पागल करेगा बताओ? करंट थोड़े टाइम के लिए इंक्रीज करेगा, थोड़े टाइम के लिए डिक्रीज करेगा, तो अपने आप वो चेंज होता रहेगा, छोड़ दो। सो आई एम राइटिंग, so let me take any value of current, let me take any value of current, let's say I का वैल्यू मैंने I नॉट sin ओमेगा t ले लिया, चलेगा? गाइस कैन आई फाइंड di by dt प्लीज देखें क्या होगा रे, I नॉट cos ओमेगा t into d by dt of ओमेगा t, याद आ रहा है sin थीटा का cos थीटा into d by dt of थीटा, तो कितना हो गया रे, I नॉट ओमेगा cos ओमेगा t, तो व्हाट विल बी VL? It will be L I नॉट ओमेगा into cos ओमेगा t, बस खत्म हो गया। फिर से, क्या दोनों फेज में है? फेज मतलब क्या दोनों साथ में मैक्सिमम, साथ में मिनिमम? नो। करंट है साइन का फंक्शन, ये आ गया कॉस का फंक्शन, तो कितना फेज डिफरेंस है रे? पाई बाई 2, लेकिन पहले से उल्टा आया। वो बच्चे लोग प्लीज देखो रे, लास्ट टाइम वोल्टेज था साइन, करंट था कॉस, यहाँ पे करंट है साइन, वोल्टेज है कॉस, तो कहने से फॉर एन इंडक्टर voltage leads current by how much बच्चे लोग? by pi by 2। अब मैं आपको समराइज करके दे रहा हूं, हमारे पास ये तीन ही कंपोनेंट्स और कुछ नहीं। तीन है कौन सा? रेजिस्टर, कैपेसिटर, इंडक्टर। सुन लो रे, रेजिस्टर में भाई भाई हमेशा रेफरेंस लेना, ताकि करंट साइन, वोल्टेज साइन, करंट कॉस, वोल्टेज कॉस, करंट अगर अपना हाफ होगा तो वोल्टेज भी अपना करस्पॉन्डिंगली हाफ हो जाएगा। लेकिन कैपेसिटर में कौन लीड करता है? करंट, और इंडक्टर में कौन? वोल्टेज, दोनों पाई बाई 2 से। पता लोग बोलते हैं सर इसमें फिर कंफ्यूजन हो जाएगा ना सर। अरे सोचो अभी तो याद है एग्जाम में कि कोई तो पाई बाई 2 था, कौन था? तो मैं आपको ऐसा ट्रिक दे रहा हूँ, C फॉर कैपेसिटर, C फॉर करंट, याद रहेगा। तो कैपेसिटर में कौन लीड करेगा? करंट। इंडक्टर का भूल जाना, इतना याद रखना, उसका उल्टा होता है। सबको समझा मैं कैसे याद रखता हूँ? C फॉर कैपेसिटर, C फॉर करंट, तो कैपेसिटर में करंट जीतेगा, इंडक्टर में उल्टा होता है। कितने से? पाई बाई 2 आएगा दोनों के लिए। कैसे? प्लीज डेरिवेशन देख लीजिए। अच्छा बच्चे लोग, इसमें भी तो कोई बच्चा बोलेगा सर इसको भी मैं IR की टर्म्स में लिख सकता हूँ क्या? देखो कैसे, ये I के साथ में फंक्शन चिपका दिया, इंटू ओमेगा लिख सकता हूँ। अरे वही इक्वेशन 3 है। यू नो V इज इक्वल टू IR। क्या इसको मैं कंपेयर करूं? कंपेयर करूंगा तो गाइस कहने से ये जो मेरा ओमेगा L है, तो आगे से मैं VL को ऐसा लिखा, I इंटू जो कपड़ा पहनते हो, कौन सा? XL। सबको समझा इसका फायदा क्या हो रहा है? व्हाट इज VL? PD अक्रॉस एन इंडक्टर। ये तो अल्टरनेटिंग करंट में मजा आ गया। पूछो क्यों? तुम रेजिस्टर के भी IR लिख सकते हो, कैपेसिटर के भी IR लिख सकते हो, इंडक्टर के भी IR लिख सकते हो, बट ओनली थिंग इज वो जो R है कैपेसिटर का XC बोलते हैं, और ये जो R है इसका क्या बोलते हैं? XL। ओनली नॉट टू क्रिएट कंफ्यूजन, ताकि लोग बोलते वो RR में कंफ्यूज हो रहा हूं। ये जो XL है इसका नाम है इंडक्टिव रिएक्टेंस। क्या नाम है? इंडक्टिव रिएक्टेंस। उसका नाम था कैपेसिटिव, इसका नाम है ओमेगा L, और आई कैन से 2 पाई FL। सुनाई दिया बच्चों लोग? ये XL का एक्चुअल मीनिंग क्या है? हम से ऐसा लिख सकता हूं, इट प्लेज द रोल ऑफ रेजिस्टेंस फॉर एन इंडक्टर। It plays the role of resistance for an inductor in an alternating current. सबको समझ में आ गया क्या? इसका अगर तुम डायग्राम ड्रॉ करोगे, जैसे वोल्टेज और करंट का,
तुम्हारा वोल्टेज होगा कौन सा फंक्शन है, करंट होगा साइन, तो वोल्टेज होगा कॉस, तो साथ में नहीं आएंगे। प्लीज देखें, अगर ऐसे ड्रॉ करेंगे अगर तुम्हारा करंट होगा साइन का फंक्शन, वोल्टेज क्या फंक्शन होगा रे, कॉस का फंक्शन होगा, है ना। हाइट वाइट कुछ भी आप ले लो अपने हिसाब से, समझे। ये जब जीरो ये मैक्सिमम, ये जब मैक्सिमम ये जीरो, सबको समझा कि समझे। ये तरह वी नॉट हो जाएगा, ये वाला तरह आई नॉट हो जाएगा। कितने का फेज डिफरेंस है रे, डेल्टा फाई का वैल्यू कितना है, पाई बाई 2। अच्छा, कैपेसिटी की जस्ट उल्टा हो जाएगा ना, आई नॉट हो जाएगा कॉस का फंक्शन, वी नॉट हो जाएगा साइन का फंक्शन। सबको समझा कि डाउट, इसमें जो डाउट है प्लीज पूछो। यहाँ तक क्लियर, हमने क्या क्या अलग अलग चीजों को we try to explore the property of a capacitor in an AC circuit, inductor in an AC circuit, and और कौन सा था, resistor in an AC circuit। so यहाँ तक समझ में आ गया। ठीक है, फिर अभी आगे बढ़ते हैं। अब क्या करेंगे, कॉम्बिनेशन। तुम्हारा और एक लेक्चर लगेगा मंडे को, है ना, क्योंकि आज का डाउट्स भी लूंगा मंडे को। थोड़ा सा और बचेगा, तो मंडे को हम लोग वाइंड अप कर लेंगे। फिर भी 2 लेक्चर बचेगा ना, वेडनेसडे एंड फ्राइडे। अच्छा, तुम्हारा ट्यूसडे को लेक्चर नहीं होगा, ट्यूसडे को। और मनोज सर कुछ टाइम टेबल चेंज कर रहे हैं, मतलब डेज तो मैं वही रख रहा हूँ, हम जस्ट कुछ 8 बजे वाला लेक्चर वो लोग लेट कर रहे हैं, उनको कुछ सो के उठने में दिक्कत हो रहा है। तो ठीक है, तो मैं वो करा दूँ। किसका आवाज आ रहा है रे, कौन है ये क्या नाम है, कौशल? हाँ सर। पता करना किसका माइक ऑन है। सर अभी तो बंद है किसी का भी, पहले था शायद किसी का। तो कौशल, यहाँ तक तेरे को समझ में आ रहा है? हाँ सर। आगे बढ़ते हैं, एक छोटा सा क्वेश्चन करा तो। अच्छा, ये अच्छे समझना, ये समझ जाओगे तो अल्टरनेटिंग करंट अभी खत्म हो जाएगा। सब ध्यान सुनो, एक ही बार समझना। कौशल तुम आ जाओ ऑनलाइन, मतलब साथ साथ मिलके मुझे। हाँ सर। अच्छा, सीरीज आरसी सर्किट तुमने किया होगा ना कौशल? हाँ है ना, लेकिन वो डायरेक्ट करंट में था, अभी एसी में। ये क्लियर है, एक आर एक सी। ठीक है, एक काम करते हैं, इसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप को वी आर लिख सकता हूँ, हाँ और इसके अक्रॉस क्या लिख सकता हूँ, वी सी। अब ध्यान से सुनो, कैन आई से द नेट वोल्टेज विल बी वी आर प्लस वी सी, व्हाई सो? हाँ ऐसा क्यों रे? क्योंकि दोनों सीरीज में है ना, सीरीज में है। हाँ हाँ, इसका वैल्यू वी ले लिया मैं। तो क्या लिखा पढ़ो, वी आर इज द इंस्टेंटेनियस वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर। across the register। इंस्टेंटेनियस क्यों लिखा, यहाँ पे बड़ा ड्रामा है, क्यों घड़ी घड़ी से बदल रहे हैं। एंड व्हाट इज वीसी? इंस्टेंटेनियस वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटी। देख, क्या ना इससे ये जो वी तुमने सप्लाई किया है, इट इज वी आर प्लस वीसी। कौशल यहाँ तक समझा? हाँ अब मैं छोटा सा काम कर रहा हूँ, ये सबसे बड़ा एडवांटेज है डायरेक्ट सॉरी अल्टरनेटिंग में। क्या मैं वी आर को आई टाइम्स आर लिख सकता हूँ? हाँ क्या वीसी को भी आई टाइम्स एक्सी लिख सकता हूँ, थैंक्स टू आवर डेरिवेशंस? हाँ एक्सी। हाँ अब सोचो, क्या मैं v को ऐसा लिख सकता हूँ, आई आर प्लस आई एक्सी? हाँ ये स्टेप में जो हाँ बोला कौशल ने, मैं बोलूंगा इधर गलत हो गया, एक छोटा सा कांड हो गया। माइनस करना पड़ेगा क्या?
नहीं माइनस प्लस कुछ नहीं। अच्छा कोई समझा सकता है कि डायरेक्टली क्यों नहीं मैं ऐड कर पा रहा हूँ? ये स्टेप करेक्ट था, ये तो इंस्टेंटेनियस वैल्यूज थे, बट तुम जब आई से मल्टीप्लाई किए कांड हो गया। सर एक्सी का तो डायमेंशन आर जितना ही रहेगा ना? वो ठीक है भैया, पर फिर भी अबे तो आई इंटू एक्सी डायमेंशन ये अच्छा एक्सी का यूनिट भी ओम से रहेगा। अरे हाँ बोलना, बिकॉज हमने तो उल्टा हाँ। किया ना, आई बाई कचरा तो वो नहीं बोलना। अच्छा आयुष बोलना क्या गलती हो रहा है बेटा? सर ये v साइन का फंक्शन है और ये vc कॉस का फंक्शन है। ये सुनो बस, अभी ये चोर ने बोल दिया, सुन लो रे भैया। डायरेक्ट में ऐसा इशू नहीं होता था कौशल, क्योंकि दोनों नंबर्स थे ना, 2 3 5 हाँ। करते थे। बट अभी जैसे तुमने करंट की टर्म्स में लिखा, सब ध्यान से सुनो अभी क्या झोल होता है। अगर करंट का मैं साइन फंक्शन लूं तो क्या वी आर भी साइन फंक्शन हो जाएगा? हाँ, लेकिन वीसी साइन फंक्शन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जो वोल्टेज होता है कैपेसिटर का वो करंट से π/2 पीछे होता है। कौशल हाँ। समझा मैं क्या कांड हो गया? इसी हाँ। के लिए अच्छा हम लोग किसको रेफरेंस लेंगे? हमेशा रजिस्टर को रेफरेंस लो, क्योंकि रजिस्टर में दोनों भाई भाई। हाँ तो मैं ऐसा हाँ। लिखा, देखो एक्चुअल आंसर होगा IR माइनस जे इंटू आई एक्स। हाँ। ये जे क्या मैं बता रहा हूँ रे, तुम्हारा कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ा है क्या छोटा सा? वो z इक्वल टू a प्लस आयोटा इंटू बी, लिख तो नहीं लिखते हो? हाँ लिखते हैं। ये आई स्क्वायर का वैल्यू कितना होता है रे? -1। -1। यहाँ पे सिमिलरली जे स्क्वायर भी कितना होगा? -1। कौशल समझा मैं क्या बोल रहा हूँ? हाँ। अच्छा आई क्यों नहीं लिख रहा हूँ? ऑलरेडी आई रिजर्व हो चुका है करंट के लिए। अच्छा माइनस जे क्यों लिखा हो सुन लो, तुम प्लस लिखो माइनस लिखो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, बट माइनस क्यों लिखा? क्या कैपेसिटर का वोल्टेज π/2 पीछे रहता है? कौशल समझा कि नहीं समझा? हाँ। कैपेसिटर में करंट लीड करता है। सब ध्यान से सुनना, मैंने VR को लिखा IR, VC को लिखा IXC, लेकिन दोनों में फेज डिफरेंस कितने का है? π/2 है, इसलिए बीच में क्या लिखा? माइनस। अगर इंडक्टर होगा तो VR जितना होगा, क्या इंडक्टर का वोल्टेज 90 आगे रहता है करंट से? हाँ। तो इंडक्टर में क्या हो जाएगा? प्लस। समझा क्या कौशल? हाँ सर। बस इतना छोटा सा झोल है। अच्छा किसी को ऊपर वाले इक्वेशन डाउट नहीं ना? आपने ये तो बढ़िया से जोड़ दिया। अबे ये इंस्टेंटेनियस लिखा है, मतलब वो सब फेज वेज डाल के कुछ तो वैल्यू आएगा ना, वो इंस्टेंटेनियस है, उसमें डिफरेंस है। इंस्टेंट मतलब उस इंस्टेंट में इसका 3 इसका 5, 3 5 8 कर दिया। लेकिन जब तुम फंक्शन लिखना चालू कर दोगे उधर कांड हो गया। कौशल समझा क्या? हाँ। है ना? अगर ये इक्वेशन सबको समझ में आएगा, रेस्ट इज वेरी सिंपल। अभी देखो मैं आई ले लिया कॉमन, अंदर क्या बचा रहे? R माइनस जे एक्सी। इसी को मैं I इंटू जेड लिख दिया। व्हाट इज जेड? जेड का नाम है इम्पेडेंस। ये सब नया नया टर्म्स है। इम्पेडेंस का मतलब कुछ नहीं, इफेक्टिव रेजिस्टेंस। अच्छा। सोचो बच्चे लोग, तुम लोग जो इमेजिन करो 2 रजिस्टर सीरीज में होते हैं, तुम क्या लिखता है? I इंटू R1 प्लस R2 लिखता? हाँ। वही लिख रहा हूँ। तो जेड का वैल्यू बताओ कितना है? ये हो गया। हाँ। कौशल व्हाट विल बी मॉड जेड? मॉड जेड आर प्लस जेसी। आर प्लस जेसी ना, तुझे जेसी बी करके चढ़ा दूंगा नालायक। आर प्लस जेसी बोलता है। अबे तेरे को ये जेड का वैल्यू ए प्लस आई बी होता है, तो मॉड जेड का वैल्यू पता नहीं क्या अंकल कॉम्प्लेक्स नंबर में? नहीं सर मैं एब्सेंट था वो। अरे रे गवार। तो कुछ तो डिवाइड करना होता है शायद। दिमाग का दोनों में कितना फेज डिफरेंस है कौशल? π/2। तो क्या होता है वेक्टर्स में? रूट ऑफ। अबे तुम एब्सेंट नहीं था? अच्छा अच्छा हाँ 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 सॉरी सॉरी सर। चोर नहीं समझ में आ रहा है कि इन दोनों में हाँ। तो फेज तुम वेक्टर से कर लो ना, तो कितना मिलेगा? R स्क्वायर प्लस c स्क्वायर का रूट। समझा कि नहीं समझा? हाँ। अच्छा व्हाट विल बी tan 5? फास्ट tan 5 विल बी XC by R। हाँ। Who leads what? ये R। करंट और वोल्टेज में कौन लीड करेगा आज? कैपेसिटर है ना, कौन लीड करेगा? करंट और वोल्टेज में ये रेजिस्टेंस। कैपेसिटर में कौन जीतेगा? कैपेसिटर C से। नहीं हाँ करंट जीतेगा। करंट। कैपेसिटर क्या जीतेगा बोल रहा है? कौशल जीतेगा। करंट जीतेगा सॉरी सर। करंट लीड्स वोल्टेज बाय हाउ मच? π/2। π/2 नहीं, वही तो बोलो 5। अच्छा तुम इसमें लोग 5। नहीं, तुम मीठा बता रहे। अरे बच्चा प्योर कैपेसिटर में π/2 होता है। सब ध्यान से सुनना, ये सब क्वेश्चन एक एक करके बता रहा हूँ। अभी देखो ध्यान से देखो स्टार्टिंग से।
अगर खाली कैपेसिटर होगा तो पाई बाई 2 होगा। कौन जीतेगा? करंट। अच्छा आरसी में कौन जीतेगा? फिर से सिंपल, आर का कोई, आर इज न्यूट्रल है ना, आर का कोई फीलिंग नहीं होता। आर बोलता है मैं तो न्यूट्रल बंदा हूं। सी में कौन जीतेगा? करंट। तो आरसी में भी कौन जीतेगा? करंट। लेकिन कितने से? पाई बाई 2 नहीं, कितने से? tan इनवर्स ऑफ XC बाई आर। अब सब ध्यान से सुनो, एक आसान तरीका बता रहा हूं। अच्छा मैं क्या क्या प्लीज देखे फिर से, ये करा दो, एक शॉर्टकट दे रहा हूं, डायरेक्टली हो जाएगी सब बिना ड्रामा किए। क्या दो चीज सीरीज में थे तो ये सबको समझा कि V इक्वल वी आर प्लस बी सी। सब ध्यान से देखो स्टार्टिंग से, फिर डाउट हो तो पूछ लेना। मैं वी आर को भी लिख सकता हूँ आई आर, VC को लिख सकता हूँ आई एक्स सी। क्यों? दैट इज द एडवांटेज इन अल्टरनेटिंग करंट। और जब डायरेक्टली ऐड किया गलत क्यों हो गया? बिकॉज दोनों में फेज डिफरेंस आ चुका है। क्यों? दोनों सोचो ना, जब आई आर का वैल्यू 3 होगा, आई एक्स वैल्यू मैक्सिमम नहीं होगा, कुछ तो अलग आएगा। तब हमने दिमाग लगाया क्या कैपेसिटर में वोल्टेज पीछे रहता है, तो मैंने ए को लिखा आई आर और एक को लिखा माइनस जे आई एक्स सी। कॉम्प्लेक्स नंबर का छोटा सा कॉन्सेप्ट यूज किया। कॉम्प्लेक्स नंबर ऐसे ही होता है ना, एक और बी में, याद है? आप z को ऐसे भी लिख सकते हो तुम कॉम्प्लेक्स नंबर में, r इंटू ई रेस टू आयोटा थीटा। लिखते हो नहीं लिखते हो बताओ यार? नहीं लिखते सर, कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। अरे हाँ बोलो, सेम कॉन्सेप्ट यूज किया। कल यहाँ पे j डाल दिया बिकॉज करंट ऑलरेडी रिजर्व्ड है i के लिए, ये j से कोई मतलब नहीं। अब मैंने क्या किया? i कॉमन ले लिया। प्लीज देखें कि इट इज लुकिंग लाइक R1 प्लस R2। कंफ्यूज मत हो, इज इट लुकिंग लाइक R1 प्लस R2? ये R1 प्लस R2 का नाम हम लोग पहले R इफेक्टिव लिखते थे, अभी अल्टरनेटिव उसका नाम पड़ गया Z। Z का क्या नाम है? इम्पेडेंस। कोई पूछे से Z का मॉड बता सकते हो? बिल्कुल बोल सकता हूँ। जब दोनों में फेज डिफरेंस पाई बाई 2 है, क्या Z का मॉड हो जाएगा R स्क्वायर प्लस XC स्क्वायर का रूट। सबको XC का वैल्यू याद देना, भूलना मत। XC इज 1 बाई ओमेगा C। अच्छा कोई पूछेगा कौन लीड करेगा? आरसी में फिर से बोलो, आर का कोई ये मतलब ग्रिप नहीं है। सी में कौन जीतता है? करंट। आज भी जीतेगा करंट, लेकिन कितना? पाई बाई 2 नहीं आएगा ना, बिकॉज tan फाई का वैल्यू कितना हो गया? tan फाई इज XC बाई आर। सो tan फाई इज, मैं कुछ नहीं किया, इन प्लेस ऑफ XC आई एम पुटिंग 1 बाई ओमेगा C और फाई इज tan इनवर्स ऑफ 1 बाई आर ओमेगा C। अगर इतना समझ में आ गया, मैं आपको एक सिंपल ट्रिक बता रहा हूँ, अल्टरनेट स्टाइल, अल्टरनेट अप्रोच, बहुत ही आसान है। अमितेश हाँ सर। देखा मैं डायरेक्टली सॉल्व कैसे करते हैं। सेम डायग्राम ड्रॉ करो डायरेक्टली, कैसे करेगा देख। इसका रेजिस्टेंस बता क्या होगा? आर। हाँ बोल। हाँ। और इसका रेजिस्टेंस कितना होता है अल्टरनेटिंग के लैंग्वेज में? अबे यार कैपेसिटर का रेजिस्टेंस का क्या नाम होता है एसी में? हाँ XC। हाँ अच्छा हाँ। अभी बहुत सिंपल है, क्या वो सीरीज में? हाँ बोल। हाँ। तो Z का वैल्यू डायरेक्टली निकाल सकता है। क्या बचपन पे लिखता था R1 प्लस R2? आज भी वही लिखना, खाली XC के बदले में क्या लिख देना? माइनस J। समझा कि नहीं समझा? डायरेक्ट माइनस जे क्यों? माइनस J बोला ना, इसका जो भी करंट होगा, क्या इसका वोल्टेज पाई बाई 2 पीछे रहेगा? हाँ। अरे बच्चा, अगर डायरेक्ट करंट होता तो सीधा R प्लस XC करता। अबे डायरेक्ट नहीं है, अल्टरनेटिंग है। मैं शॉर्टकट दे रहा हूँ। शॉर्टकट कौन सा शॉर्टकट है? कैन आई ट्रीट देम एज टू रजिस्टर्स? अमितेश प्लीज से यस। दो रजिस्टर सीरीज में कनेक्टेड है, तो सीरीज में R इफेक्टिव क्या लिखता था बचपन से? R1 प्लस R2। आज भी वही लिख, एक का नाम है R, एक का नाम है XC, लेकिन तमीज से जोड़ियो। समझा? तो यहाँ पे मॉड Z कितना हो जाएगा? R स्क्वायर प्लस XC स्क्वायर। व्हाट विल बी tan फाई? बाकी तो कर लेगा ना। tan फाई इज XC बाई R। अच्छा अमितेश तरह के यहाँ पे अगर आई RMS पूछेगा तो कैसे निकाला? बहुत सिंपल है, बचपन में कैसे करते थे? आई का वैल्यू होता है V बाई R इफेक्टिव। हाँ कि ना? सिमिलरली एग्जाम में पूछेगा, मैं क्वेश्चन कराऊंगा वैसे, व्हाट विल बी आई RMS? तो आई RMS विल बी इक्वल टू V RMS बाई Z। तो मैं किस में आता है इशू? Z में। Z निकालना आ गया क्या? अमितेश समझा क्या? हाँ। आप म्यूट हो जाओ। मुझे अब एक वॉलंटियर चाहिए सीरीज LR सर्किट के लिए। इतना करेक्ट मैं डाउट्स लेता हूँ, बस 2 मिनट। कोई बोलेगा सर पैरेलल में होगा तो फिर से सेम ड्रामा करेंगे, अगली बार सिखाऊंगा 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 इज 1 बाई Z। कल तमीज से जोड़ना, ऐसा सोचोगे ये अल्टरनेटिंग करंट एकदम ही आसान हो जाएगा। ये L है, ये R है, ये करंट है।
ठीक है, फिर से वही लिखेंगे। व्हाट इज वी आर? इंस्टेंटेनियस वोल्टेज across the resistor. What is VL? Instantaneous voltage across the inductor. Now because they are in what series, can I say V1 plus V2 equal to total voltage? Yes, so I'm writing V is equal to VR plus VL. यहाँ तक समझा क्या? क्या VR को IR लिख सकता हूँ? हाँ। VL को IXL लिख सकता हूँ? हाँ। बट अच्छा, डू यू नो दैट वोल्टेज अक्रॉस द इंडक्टर ऑलवेज लीड्स द करंट? अच्छा, करंट को लीड करेगा मतलब VR को भी लीड करेगा बच्चे लोग। क्यों? क्योंकि VR और करंट सेम है, इसलिए यहाँ पे J डाल दिया। इतना बात समझ गया तो काम खत्म हुआ। देखो I को बाहर फेंक दो। आर यू गेटिंग R प्लस JXL? इसी का नाम I इंटू Z कर दिया। Z का मतलब समझे ना, ये जो भी रेजिस्टेंस है इफेक्टिव, तो व्हाट इज Z का वैल्यू रे? Z का वैल्यू हो जाएगा R स्क्वायर प्लस XL स्क्वायर का रूट। सो दिस योर मॉड Z। ऑल ऑफ यू रिमेंबर XL का वैल्यू? XL इज ओमेगा इनटू L। अच्छा, व्हाट विल बी tan phi? Tan phi is always imaginary by real, so that is XL by R, or can I say omega L by R? So what will be phi? Phi will be tan inverse of omega L by R. Who leads what? I think voltage leads current by phi. समझ सुनाई दे? LR में it was very clear कौन लीड करेगा रे? वोल्टेज। कोई बच्चा बोलेगा सर LCR आएगा तो वो टग ऑफ वॉर चलेगा। व्हाई? बिकॉज कैपेसिटर बोलेगा करंट जीतेगा, इंडक्टर बोलेगा वोल्टेज जीतेगा, तो झगड़ा चलता है। अगली बार बताऊंगा। इसी चीज को अगर मैं डायरेक्टली सॉल्व भी कर सकता हूँ, ये तुमको बार बार बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, ये मेरे ऐसा सोचना चालू कर तो डायरेक्टली हो जाए। कैसे? ये देखो, है ना, शॉर्टकट डायरेक्ट। इसका नाम था L, इसका नाम था R। क्या इसको मैं XL, इसको R लिख सकता हूँ? अब बताओ R इफेक्टिव कितना होता है? फिर से सीरीज में क्या डायरेक्टली जोड़ सकता? R1 प्लस R2, तो Z क्या लिखूंगा? R प्लस XL लिखना चाहिए, बस एक J जोड़ देना। क्यों? बिकॉज इसमें फेज बराबर नहीं रहता। खत्म हो गया। एक बार इतना मिल गया, अरे हो गया क्या? व्हाट विल बी मॉड Z? फर्स्ट का स्क्वायर प्लस सेकंड का स्क्वायर का रूट। व्हाट विल बी 5 tan इनवर्स ऑफ XL बाई R। सबको सुना दिया, ये डायरेक्टली करना सीखोगे। अच्छा, आपको Z मिल गया तो करंट निकालना आता है क्या? बहुत सिंपल है। कैसे? बचपन से कहते कैसे करते थे कि व्हाट विल बी करंट? इट विल बी टोटल V बाय टोटल रेजिस्टेंस। वही करेंगे। ठीक है। सो आई विल कंटिन्यू फ्रॉम हियर इन द नेक्स्ट लेक्चर। अभी थोड़ा मैं बुकलेट का बिगनो बॉक्स चालू करता हूँ, है ना, वो मिक्स मैच करके करते हैं। थोड़ा बिगनो बॉक्स, अगले बार फिर इरोडो बोल रहा हूँ। अगले बार मैं HC का डाउट्स लूंगा, वो जो भी 30 के बाद वो डाउट्स लूंगा। ठीक है, सब मिला जुला के करेंगे। तो मैं बुकलेट खोल रहा हूँ, बिगनो बॉक्सेस का डाउट्स पूछना चालू करो। आई एम शेयरिंग इट राइट अप। We'll start with Bigno box number 1 directly. ठीक है, अभी शेयर कर रहा हूँ। आप बिगनो बॉक्स 1 का डाउट पूछना चाहिए।
अरे डाउट क्यों नहीं पूछ रहे हो बच्चे लोग? बिगनो बॉक्स 1 में डाउट पूछो ना, चैट में लिखो। ये अनुराग, अनुराग यस सर। तुम लोगों ने बिगनो बॉक्स नहीं किया क्या? किया हो सर, बीवी 1 और 2 दोनों किया। कोई डाउट ही नहीं है नहीं सर, इनमें नहीं है, एक्सरसाइज में। एक्सरसाइज में? अच्छा हाँ सर। अच्छा, ये जो पूछो रे बाकी लोग, जो भी डाउट है, भट्टी, जो भी जिसको डाउट है पूछो। अंकित, अंकित दिखे? अंकित हाँ सर। तूने किया नहीं एक्सरसाइज, बिगनो बॉक्स किया है? हाँ सर। तो कोई डाउट नहीं इसमें? नहीं 1 2 में नहीं। 1 2 में तुमको डाउट ही नहीं है? अच्छा, जिसको डाउट है पूछो एक्सरसाइज 1 में, सॉरी एक्सरसाइज, सॉरी मैं बिगनो बॉक्स 1 बोल रहा हूँ। पूछ ही नहीं रहे हो, ये सब कर पा रहे हो? ये सब अच्छा, बिगनो बॉक्स 2 में आओ। एक क्वेश्चन में करा दिया था, क्वेश्चन नंबर 7, बिगनो बॉक्स 2। अरे बाप रे, तो पिन ड्रॉप साइलेंस हो गया। बिगिनर बॉक्स 2, क्या बताऊं मैं? ए चिटनेस, आर्यन, हाँ सर। तेरे को डाउट नहीं है? कुछ नहीं डाउट? एक्सरसाइज में सर, इसमें नहीं। तूने नहीं किया ना बिगनो बॉक्स? सच बोलना। किया सर, किया। अच्छा ठीक है, अभी आ जाओ बिगिनर बॉक्स 3, सेल्फ और म्यूचुअल। बिगिनर बॉक्स 3 में आ जाओ। थ्री में भी कोई कुछ नहीं पूछ रहा। तो गजब हो गया, गजब। उल्टा बिगनो बॉक्स 3 फिर भी आसान है, मतलब। ये अंकित, बिगनो बॉक्स 4 भी दिया था क्या अंकित? हाँ सर। इसमें भी कोई डाउट नहीं तेरे को? नहीं। तेरे को नहीं है? अच्छा, बिगनो बॉक्स 4 में कोई डाउट है? नहीं तो फिर हम जाएंगे एक्सरसाइज में। आज का होमवर्क क्या मैं लिख दूंगा ग्रुप में, हम जाएंगे एक्सरसाइज में। बढ़िया, मस्त, खुश रहो। अच्छा, मैं ग्रुप में डाल दूंगा, बट ये वाला एक्सरसाइज करके आना। कौन सा? बिगनो बॉक्स 5 है ना, ये वाला करके आना। ये आसान है, आज जो बताया। खाली बचेगा तुम्हारा बिगनो बॉक्स 6। इसमें भी कुछ क्वेश्चंस कर सकते हो, बट लेट्स वेट टिल मंडे। बिगनो बॉक्स 6 भी तभी हो जाएगा। ये लास्ट बिगनो बॉक्स होगा। गोल्डन आ गया, गोल्डन, सिल्वर। अच्छा, अभी आ जाओ एक्सरसाइज 1 में आ जाओ। एक्सरसाइज 1 में आओ। प्रसन्ना को क्वेश्चन नंबर 2 में डाउट है। प्रसन्ना, हाँ सर। तो पढ़ते हैं क्या? मैं पढ़ता हूँ तो इसे रहना स्टार्ट करें। A long conducting wire AH is moved over a conducting triangular wire CD. प्रसन्ना, एक चीज बताओ बच्चा, हाँ सर। इसका डायरेक्शन ऑफ करंट कैसा होगा? फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज हो रहा है? फ्लक्स हो रहा है इंक्रीज, है ना?
तो अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ अब दो स्टाइल से कर सकते हो, एरिया बढ़ रहा है। है ना। तो लेंज लॉ के हिसाब से इसका मैग्नेटिक फील्ड आएगा आउट ऑफ द प्लेन, सो द करंट शुड बी एंटी क्लॉकवाइज, हाँ कि ना। हाँ ऐसा भी कर लो, या तुम V क्रॉस B करेगा तभी भी समझ में आएगा। V क्रॉस B करेगा तो तेरा ये वाला एंड होगा नेगेटिव, खुद देख ले, और राइट साइड वाला होगा पॉजिटिव, है ना। V क्रॉस B करेगा तो आप मोशनल इमेज से भी कर सकते हो। अच्छा, खाली एक ही डाउट है, कांस्टेंट है कि वेरिएबल है। अच्छा, जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है प्रसन्ना, क्या इसका रेजिस्टेंस भी बढ़ रहा है लेकिन ईएमएफ भी बढ़ रहा है, हाँ कि ना। हाँ सर। तो काम करता ना भाई, कोई भी इंस्टेंट पे लॉन्ग कंडक्टिंग वायर ऑफ, हाँ, ये काम करना, कोई भी इंस्टेंट पे इसका लेंथ ए ले लेता, तो तेरा बताओ कितना होगा करंट का वैल्यू। करंट का वैल्यू हो जाएगा बी ए वी बाई रो इंटू 3a। ये समझा क्या बच्चा? अरे प्रसन्ना, इसका भी लेंथ a, इसका भी a, इसका भी a, तो रेजिस्टेंस कितना हो गया 3a, हाँ बोलो। और ईएमएफ का वैल्यू कितना होगा? ईएमएफ से भी इतना ही लेंथ आएगा ना, बी ए वी। क्या a कैंसिल हो गया तो कितना बचा? बी वी बाई 3 रो। इसका मतलब ये साइड का कितना लेंथ है उससे फर्क पड़ रहा है क्या प्रसन्ना? सर पर वो इक्विलैटरल दिया नहीं है ना, ट्रायंगुलर वायर बोला है सर। लॉन्ग कंडक्टिंग वायर, अच्छा कुछ एंगल लेके देख कि कट रहा है कि नहीं कट रहा है, एंगल लेके देखो। ये जो है इसका वैल्यू कुछ ए ले ले, इसको थीटा ले ले, है ना प्रसन्ना। इसका लेंथ कितना हो जाएगा? ये a/2 हो जाएगा, ये हो जाएगा a/2 साइन थीटा। तो ऐसा लिखेगा ना, a/2 साइन थीटा प्लस a/2 साइन थीटा। हाँ बोल जल्दी जल्दी। अरे ये a/2 है तो a/2 साइन थीटा होगा, ये भी a/2 साइन थीटा होगा, और ये a होगा, तो एक ही बात है, थीटा तो कैंसिल हो जाएगा, तो कितना बच गया? a साइन थीटा हो गया, हाँ कि ना। अब बताओ रेजिस्टेंस का वैल्यू कितना होगा? ये जो मैंने लिखा 3ab, ये नहीं लिखूंगा मैं, कोई बात नहीं, मैं क्या लिखूंगा देख, इट विल बी रो इंटू ए, हो गया एक का, और होगा रो इंटू ए साइन थीटा। ये कटा नहीं कटा फिर भी? हाँ कटा सर। बचा कितना? रो इंटू 1 प्लस साइन थीटा। अबे बात तो एक ही है, थीटा तो कांस्टेंट है। हाँ बोल, थीटा तो कांस्टेंट है। हाँ हाँ। तो आगे से ट्राई क्यों नहीं करते हो? तो आंसर जो भी देखना, कांस्टेंट एंटी क्लॉकवाइज करंट आएगा, बी गलत हो गया, हाँ डी आएगा, है ना। ये तो एकदम गलत है, समझा क्या प्रसन्ना, है ना। थैंक यू सर। जो भी डाउट हो तो चेक हाँ करना सर। चाहिए। हाँ चिटने समझ में आ गया ना। और पूछो। प्रसन्ना का डाउट बिल्कुल सही था, इक्विलैटरल कैसे पता चला मुझे नहीं पता, तो ठीक है, इस आगे इस तरह के क्वेश्चन में समझ जाना। अगर ये डिपेंड करता ना, एग्जामिनर देता, जो 3 ऑप्शन दिया है बट डिपेंड करता तो एग्जामिनर देता, उसमें नहीं दे रहा हूं तो समझ जाओ कुछ भी लेके करना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और पूछो। ए त्रिपाठी, तो किस में डाउट है रे? एक्सरसाइज 2 में क्वेश्चन नंबर 15। अरे ऐसा आवाज बोल रहा है कि कोई ना सुन पाए। सर एक्सरसाइज 2 में क्वेश्चन नंबर 15। अच्छा 1 में कोई डाउट नहीं है, 7th वाला क्वेश्चन कर पाएगा, काफी हाँ इंटरेस्टिंग सर, है। वो इंटीग्रेशन dx dx फ्रॉम इंटीग्रेशन भी क्यों किया, डायरेक्टली करना, मैं बोला था सेंटर ऑफ मास का ले लेते हैं। अच्छा हाँ, है ना, एक इसका, लेकिन जो आर ओमेगा होगा वो पूरा सेंटर से होगा, है ना। हाँ। हाँ ये तो इंटरेस्टिंग है, लेकिन एल हाँ। में सिर्फ इतना ही आएगा। तो सर वो 0.7 से 10 तक, मतलब हाँ। 7 सेंटीमीटर से 10 सेंटीमीटर तक करने का था। हाँ क्योंकि तो इसका उससे हुआ। हाँ क्योंकि इसका क्या है ना, ये आर ओमेगा में तो पूरा सेंटर से ही आएगा, तो इसका हाँ। ये सेंटर ऑफ मास का, और ये ऐसा है ना। तो v अच्छा v क्रॉस b, ओमेगा उल्टा कर रहा है क्या, फिर ओमेगा ऐसा है, तो v क्रॉस b करेगा, ये आएगा प्लस, और इधर v क्रॉस कर ये आएगा प्लस। तो क्या पूछा है? a एंड b पूछा है, तो कैसे करोगे? पहले o एंड b का निकाल दो, o एंड b एंड a का निकाल दो, फिर सब्ट्रैक्ट कर दो, है ना।
हाँ सर। एक्सरसाइज 1 का 15 में एलसीआर है, कौशल बोल रहा है। कौशल ये दिया था क्या 15? गलती से दे दिया होगा फिर, नहीं तो कौशल नहीं सर, नहीं दिया था। तो क्यों पका रहे थे? नहीं, पूछ रहा हूँ सर। हाँ ये करेंगे ना, अभी अगली बार करेंगे। अच्छा मैं एक छोटा सा क्वेश्चन है, फिर अगली बार डाउट पूछो, क्योंकि कुछ पूछ ही नहीं रहे हो। अगली बार मंडे को एचसी का डाउट पूछो। एक क्वेश्चन जो पेंडिंग था कौन सा है? वाई लॉरेंस फोर्स इज कॉल्ड लॉरेंस फोर्स, वो वाला बता देता हूँ जो प्रसन्ना पूछा था स्टार्टिंग में, 5 मिनट में हो जाएगा। इट इज समथिंग व्हिच इज रिलेटेड टू द ओल्ड चैप्टर। अच्छा कोई सोच के आया क्या? थोड़ा हैंड रेज करके बात कर सकता है। मेरा क्वेश्चन सबको याद है, मैं रिमाइंड करा दे रहा हूँ क्वेश्चन क्या था। यू नो एफ एल का नाम अगर मैं लिखूं लॉरेंस फोर्स, इट लुक्स लाइक it is a resultant of electric force and magnetic force. So my question was, then why the net force has a name? ये मेरा क्वेश्चन। एचसी वर्मा में एक छोटा सा पैराग्राफ भी दिया इसके ऊपर। हाँ प्रसन्ना बोलो। सर अगर वो मैग्नेटिक फील्ड टाइम वेरिंग हो गया तो और एक इलेक्ट्रिक फील्ड भी आएगा ना, तो फिर उसका तो एंगल चेंज होगा हर इंस्टेंट। तुमको जो सवाल पूछा जाता है तो ऐसा बोल रहा है, सुन ले। मैं बोलूंगा एन एम जी और फ्रिक्शन को मिला के मैं अपना नाम दूंगा, फिर मैं पूछूंगा कि ये डी फोर्स क्यों आया है मार्केट में, तो मैं बोलूंगा अरे समझता नहीं है, अगर सरफेस स्मूथ हो जाए फ्रिक्शन जीरो हो जाएगा। अबे तो जीरो हो जाएगा, मैं जोड़ दूंगा ना, तू क्यों पका रहा है, अपना नाम काहे खा रहा है? मेरा सवाल कुछ तो सवाल नहीं समझता यार। और किसको बोलना है? अनम्यूट होके बोलो। सर वो फ्रेम पे डिपेंड करता है ना। वेरी गुड। तो मतलब अगर एक चार्ज है, एक कोई तो बॉडी मूव कर रहा है और एक चार्ज स्टेशनरी है, तो फिर भी वो मूविंग बॉडी को तो वो चार्ज भी मूविंग दिखेगा ना। अच्छा काम करना, मैं समझा दे रहा हूँ तुम्हारे लिए, छोटा सा काम दे रहा हूँ। एचसी वर्मा से पार्ट 2 में जो आपका मैग्नेटिक फील्ड वाला चैप्टर है उसमें पेज नंबर 222, अभी मत पढ़ना, मैं समझा दूं, घर में पढ़ना। 222 में एक सेक्शन है 34.3, देखना। ये थोड़ा रीडिंग मार लेना, ये क्या बोलता है। अब सब ध्यान से सुनना, ये बाद में घर में मेरा बात समझो मैं क्या बोलता हूँ। मेरे हिसाब से वाई लॉरेंस फोर्स एज ए नेम विल सून अंडरस्टैंड। ये जो लाइन लिखा है पढ़ो, क्या लिखा है। In the world of electromagnetic field, आप सुनो ध्यान से, individually electric force and magnetic force have no significance. मीन्स अभी आपको मैं एक सिचुएशन दिखाऊंगा, एफ ई का ऐसा कोई फोर्स ही नहीं, मतलब एफ ई हैज नो सिग्निफिकेंस इन रियल लाइफ। एफ बी ऑल्सो हैज नो सिग्निफिकेंस। लेट मी एक्सप्लेन यू कैसे। बट लॉरेंस फोर्स मेक सेंस। आप ध्यान से सुनो, मैं एक सिंपल सा एग्जांपल दे रहा हूं, बात समझो बच्चे लोग। अच्छा कौशल, आपको एक चीज पता है क्या, व्हाट डू मीन बाय इनर्शियल फोर्सेस? हाँ सर। ये इनर्शियल फोर्सेस का मतलब पता है क्या है? सारे फोर्सेस न्यूटन के हिसाब से इनर्शियल ही है। क्यों? वो क्या बोलता है, मतलब दो इनर्शियल फ्रेम से क्या फोर्स का वैल्यू सेम आना चाहिए। न्यूटन बोलते हैं नॉन इनर्शियल में अलग बात है,
हाँ कि ना, हाँ कि द फोर्स should not change with respect to any inertial frame. कौशल करेक्ट की रॉन्ग? हाँ ये होता है ना। तो न्यूटन ने एक चीज बड़ा क्लियरली बोला है कि मेरे लॉज इनर्शियल फ्रेम में तो हमेशा ब्यूटीफुली होल्ड करेगा। तो आपको एक चीज समझेगा कि योर ओनली इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स आर नॉट इनर्शियल फोर्सेस। मतलब दो इनर्शियल फ्रेम से इनका वैल्यू डिफरेंट हो सकता है, सो दे आर नॉट ट्रस्टवर्दी। कैसे, सब बताता हूं। सो दे आर नॉट ट्रस्टवर्दी। बट लॉरेंट्ज फोर्स जो हम लोग नेट लग रहा था वो नेट नहीं है। अभी आपको समझेगा, यही फोर्स का औकात है, रेस्ट का टाइम पास। बट लॉरेंट्ज फोर्स इज एंड व्हाट फोर्स? इनर्शियल फोर्स। अभी सब ध्यान से सुने, तुम म्यूट हो जा कौशल, मैं एक चीज बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना। उसने बोला एक छोटा सा सिचुएशन लेते हैं। एक चार्ज पार्टिकल है जो कांस्टेंट वेलोसिटी से ऊपर जा रहा है और दो बंदे देख रहे हैं। एक बंदा एक लिफ्ट में है, लिफ्ट भी कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है, और एक बंदा ग्राउंड पे है ना। दो ऑब्जर्वर है। सो दिस इज ऑब्जर्वर 1 और यहां पे एक करंट कैरिंग वायर रखा है। अच्छा, डू यू अंडरस्टैंड? बिकॉज ऑफ दिस ये ऐसा अट्रैक्ट हो जाएगा। अरे हाँ कि ना? क्यों अट्रैक्ट होगा? बहुत सिंपल है, थोड़ा क्यू वी क्रॉस बी करो, समझ में आएगा। ये मैग्नेटिक फील्ड ऐसा है, थोड़ा वी क्रॉस बी करना रे, वी क्रॉस बी करोगे क्या ये चार्ज पार्टिकल का ट्राजेक्टरी ऐसा हो जाएगा। अगर मैं ऑब्जर्वर 1 को पूछूं तो ऐसा क्यों गया रे, ये बंदा क्या बोलेगा? द चार्ज इज, है ना, जो भी ड्रिफ्टिंग बिकॉज ऑफ व्हाट फोर्स? मैग्नेटिक फोर्स। बट ऑब्जर्वर 2 को क्या ये रेस्ट में दिखेगा? हाँ बोलो। बट अकॉर्डिंग टू ऑब्जर्वर 2 क्या v रिलेटिव तो जीरो है। जीरो क्यों? देखो मैं जानबूझ के इसका भी बट फिर भी उसको मोशन टेढ़ा दिखेगा कि नहीं दिखेगा? अरे दिखेगा ना, लेफ्ट में जाएगा, दिखे नहीं दिखा, स्ट्रेट जाता तो नहीं दिखता, लेफ्ट में जा रहा है। तो एचसी वर्मा में क्या बोलता है, मैं भी एग्जैक्टली वही बोल रहा हूं। ये जो इवेंट है दैट कैन बी एक्सप्लेन बाय डिफरेंट लोकल पैरामीटर्स। मतलब ऑब्जर्वर 1 बोलेगा मैग्नेटिक फोर्स, मे बी ऑब्जर्वर 2 बोलेगा इलेक्ट्रिक फोर्स, some other guy will say it is moving because of combination of electric and magnetic force. What I'm trying to tell is this: only electric force has no significance. अच्छा, इन दोनों में आंसर सेम क्यों आना चाहिए बच्चे लोग? ये भी एक इनर्शियल फ्रेम है। Why इनर्शियल फ्रेम? बिकॉज वेलोसिटी कांस्टेंट है। ये भी इनर्शियल फ्रेम है। तो क्या समझे रहे? जो तुम एफबी कर रहे थे ना, लोग बोलते हैं एफबी का कोई औकात ही नहीं। क्यों? बिकॉज एफबी एक इतना घटिया फोर्स है, दो इनर्शियल फ्रेम के लोग अलग अलग बात करेंगे। सेम चीज एफई का भी कोई औकात नहीं है। व्हाई? बिकॉज दो इनर्शियल फ्रेम के लोग अलग अलग बात करेंगे, लेकिन वन फोर्स विल ऑलवेज कम आउट एज अ विनर इज अ लॉरेंट्ज फोर्स। वी से इट लुक, अच्छा ये पता हमको अजीब क्यों लगा? सब ध्यान से सुनो रे। ये फैराडे के एक्सपेरिमेंट के बाद से पता चला, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड है, दे आर एक्चुअली वन पार्ट ऑफ ए सिंगल वेव कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। एक्चुअली ऐसा चालू हुआ था, हमने उल्टा पढ़ा। या तो जैसे साइंस का डिस्कवरी हुआ है, हमने पहले इलेक्ट्रिक फील्ड को एक्सप्लोर किया, फिर मैग्नेटिक फील्ड को एक्सप्लोर किया, फिर दोनों को जोड़ के ईएम वेव्स बनाया। एक्चुअली उल्टा है, एक ही। अच्छा ये भी सच बात है, तुम्हारा वो जो कूलम्ब्स लॉ वाले से कंफ्यूज मत होना। जिस दिन मैग्नेटिक फोर्स जीरो होगा, ध्यान से सुनना, जिस दिन मैग्नेटिक फोर्स जीरो होगा, तुम्हारा लॉरेंट्ज फोर्स ही इलेक्ट्रिक फोर्स हो जाएगा।
इसके लिए इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में ध्यान से सुनना, क्या इलेक्ट्रिक फोर्स बड़ा काम करता? हाँ। क्यों? दो फ्रेम से सेम भी आएगा, सेम आएगा। क्यों सेम आएगा? अबे जब मैग्नेटिक फोर्स नहीं है वही इलेक्ट्रिक फोर्स बन जाएगा लॉरेंस फोर्स। सिमिलरली अगर इलेक्ट्रिक फोर्स जीरो है, सो योर लॉरेंस फोर्स इज नथिंग बट द मैग्नेटिक फोर्स। लेकिन लोगों ने क्या बोला कि बेटा ये अलग अलग वैल्यू से कोई मतलब नहीं है, व्हाट मेक्स सेंस इज योर लॉरेंस फोर्स। बात समझो, फैराडे को इसके लोग इतना तारीफ करते हैं, उसने वो एक्सपेरिमेंट किया, तब लोगों को समझा कि only one wave that has a significance is called electromagnetic wave. जोआ, क्या यूनिफाई का मतलब पता नहीं क्या बोल रही हो तुम? जोआ अनम्यूट होकर बोलना, क्या बोलने की कोशिश कर रही हो? सर जैसे इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स को यूनिफाई करके एक इक्वेशन बना दिया ना, तो वैसे और भी अलग अलग फोर्सेस है ना। नहीं तो नहीं, वही तो तुम गलत समझ रहे हो। हमने जोड़ के नहीं बनाया, वो शुरू से एक था। सोच, वो जमीन के अंदर एक स्टैचू है ना, वो जो एक्सकैवेशन चल रहा था, वो खुदाई चल रही थी, पहले उसका मुंडी मिला टूटा हुआ, फिर एक हाथ मिला, फिर पेट मिला, फिर लोग जोड़ के मूर्ति बनाए। वो बोलता है पागल, मैं अकेला पहले से एक ही था, तुम लोग तोड़ ताड़ के जोड़ रहे हो। बात समझो, हम लोग उल्टा नहीं कर रहे हैं, वही तो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। दुनिया में एक ही वेव है, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। वही एचसी में लिखा है कि that only one wave is called electromagnetic wave. In some cases it might appear as only electric force, in some cases it might appear as magnetic force, in some cases it might appear as a combination of E and B both. दिमाग में इतना डाल दो कि E and B इंटर कन्वर्टेबल है, मतलब अगर मौका मिलेगा इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड में कन्वर्ट हो जाएगा, अगर मौका मिलेगा मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। वही मैं बोलने की कोशिश कर रहा हूं, दोनों का इंडिविजुअल कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, दोनों का जो रिजल्टेंट है वही एक फोर्स है जो जिंदा रहता है। ये तो हमने गलत स्टाइल से पढ़ाई किया। जो समझे मैं क्या बोल रहा हूँ सर तो फिर वैसा और भी बाकी फोर्सेस के लिए हो सकता है ना, कि अंडरलाइन और एक शुरू से बेसिक। अगर बकवास कर रही हो तुम, शुरू से अगर फिर भी नहीं समझ में आ रहा है, हम लोग नेट नहीं निकाला यार, फिर तुम बैक टू स्क्वायर वन। मैं नेट बोला, क्या बोला कि एक ही फोर्स है एफ प्लस एफ बी, हमने जोड़ा नहीं, हम बोले एक ही फोर्स है, तुमने जोड़ा है, हम लोग तो साइंस वालों ने जोड़ा है। जैसे एन और एम जी ऐसा जुड़ेगा क्या? दोनों का ओरिजिन तो सिमिलर होना चाहिए ना, ऐसा नहीं जुड़ता। ठीक है, सब लोग ये पढ़ो। और एच सी वर्मा का जो पैराग्राफ बोला मैं, यहाँ पे कोई तो पेज नंबर लिखा था ऐसा 222, एक बार पढ़ना, सेम चीज छोटा सा लिखा है। ठीक है, इतना ही करते हैं और मंडे को मिलेंगे। तुम्हारा ट्यूसडे को लेक्चर नहीं होगा, उस दिन छुट्टी है, ट्यूसडे को लेक्चर नहीं होगा, इस ट्यूसडे को करिए। ठीक है, और मंडे को मैं किसका डाउट लूंगा? एचसी वर्मा का ईएमआई का, इतना करके लाना। बाय बाय।